हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस वीडियो में व्हाट इज फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेंज लॉ की बात करेंगे और इस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम EMI भी कहते हैं। EMI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने 2 लॉज दिए। फैराडे इसके पहले जो वीडियो में आप लोग पढ़े हैं उस वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें हम आपको 2 एक्सपेरिमेंट बताए थे। तो वही 2 एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने 2 रूल बताए, 2 लॉ बताए, जिसे हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में EMI से भी हम लोग जानते हैं। तो हम कहेंगे on the basis of his experiment, Faraday stated the laws of electromagnetic induction as given. First, Faraday's first law of EMI. Faraday's first law of EMI का मतलब हुआ Faraday's first law of electromagnetic induction, जिसे हम शॉर्टकट में क्वालिटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। फैराडेज क्वालिटेटिव लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ को उन्होंने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम क्वालिटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव लॉ। तो क्वालिटेटिव लॉ में हम कहेंगे व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कंडक्टर और कॉइल चेंजेज, मीन्स जब किसी भी कंडक्टर या कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज होते हैं एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, उसमें EMF इंड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है। दिस इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू इन द कॉइल, मीन्स ये तब तक का इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है जब तक उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज होते हैं। तो इसी को उन्होंने बोल दिया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या क्वालिटेटिव लॉ होती है। तो क्वालिटेटिव लॉ है क्या, किसी भी क्लोज लूप में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, किसी भी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में उस कंडक्टर में चेंज होते हैं तब तक उसमें EMF प्रोड्यूस होता है। और ये तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक उस कॉइल में मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होते हैं। तो उन्होंने इसे बोल दिया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या क्वालिटेटिव लॉ। सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ EMI, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग क्वांटिटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate change of the magnetic flux linked with the conductor. मीन्स कोई भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होते हैं तो वो EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं द
magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate change of the magnetic flux linked with the coil. किसी भी coil से जब magnetic flux उसका चेंज होता है तो उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है. मीन्स अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electromagnetic induction, which is also known as quantitative law, is stated that the induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux linked with the क्वाइल. किसी भी क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते हैं तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. तो ये सेकेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेकेंड वाले को जरूर आप याद करे रहिएगा, क्योंकि सेकेंड पर ही हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. तो सेकेंड वाले को फिर से आप समझिएगा. सेकेंड जो है वो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम क्वांटिटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. किसी भी कॉइल से जब लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे. थ्योरी बताने से पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे. मींस इसका थ्योरी पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. यदि आप फैराडेज लॉज ऑफ मींस फैराडेज का एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके एक्सपेरिमेंट का वीडियो आप जरूर देख लीजिए. चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का. तो हम करेंगे क्या, let phi1 be magnetic flux, let phi1 be magnetic flux, phi1 be magnetic flux linked with a closed circuit, linked with a closed circuit or coil at time t1 or coil at time t1 and phi2 be magnetic flux and phi2 be magnetic flux linked with a closed circuit or coil
at time t2, at time t2। ध्यान से समझिएगा, हम लेट कर ले रहे हैं लेट फाई बी, लेट फाई वन बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल और सर्किट एट टाइम t1 टाइम में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई 1 है, एंड फाई 2 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल और सर्किट एट टाइम t2, और जो फाई 2 जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो t2 टाइम में है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। सो देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, then change in magnetic flux, change in magnetic flux in the time interval, in the time interval हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। ध्यान से समझिएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हम लिख सकते हैं, इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। यानी कि जो फाइनली जो टाइम होता है, इनिशियली टाइम को माइनस करते हैं, फाइनली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस, और ये फाई 2 माइनस फाई 1 बाई T2 माइनस T1, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये मॉड लगा देते हैं, मॉड लगाएंगे तो माइनस नहीं रहेगा, अगर हम मॉड नहीं लगाते हैं तो यहां पर माइनस लिख लेते हैं। ये ध्यान देना होगा, थ्योरी में यदि ये माइनस अगर हम हटा देते हैं तो इधर मॉड लगाना पड़ता है, या फिर अगर माइनस लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हम लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो है ये पूरे अपने आप में डिफिनीशन है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये अपने आप में ये डिफिनीशन है। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप आराम से डिफिनीशन बता सकते हैं, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या डिफिनीशन होगा आप आराम से बता सकते हैं। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहेंगे according to Faraday's laws of electromagnetic induction, induced EMF is directly proportional to at the rate of change of magnetic flux linked with the coil or circuit. That is, E is directly proportional to minus phi 2 minus phi 1 by T2 minus T1. तो हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं यहां पर E इज इक्वल टू माइनस के और फाई 2 माइनस फाई 1 और बाई T2 माइनस T1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये कर लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई
dt भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और यहां पर लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिखेंगे क्या? वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन SI k इज इक्वल टू 1। सो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये याद रखिएगा, जो k का वैल्यू होता है वो 1 लेते हैं SI सिस्टम में। k क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन चिन्ह हटाते हैं तो ये हमारा एक के कांस्टेंट आता है। आप इस रूप में भी आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस के फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी टू माइनस टी वन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस के फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हैं। यदि k का वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो हम E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये आपका फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखे रहिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो ये इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बताएंगे। चलिए, ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखते क्या है? इफ अ क्वाइल हैज एन नंबर ऑफ, इफ अ क्वाइल हैज कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन हम क्या कर सकते हैं? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि नंबर ऑफ क्वाइल्स का एन टर्न हो, चूंकि क्वाइल्स जब भी होते हैं तो इस तरह से टर्न्स होते हैं। ये नंबर ऑफ क्वाइल्स जो है एन टर्न्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हो जाता है। तो ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज सर्किट इज, इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज सर्किट इज I इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? EMF, ये इंड्यूस कर लेते हैं, बाय हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू मॉड ऑफ E बाई आर, या इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एन डी फाई बाई आर, और ये dt कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया पूरी तरह से। ये हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये फाइनली
इंड्यूस्ड करेंट का है और ये जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके लिमिटेशन का। तो लिमिटेशन को लिखने से पहले, समझाने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं और इसके बाद फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग लिमिटेशन की बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लिखेंगे क्या? दिस लॉ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस लॉ गिव द magnitude of induced EMF, but does not give the polarity, polarity of induced EMF, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ध्यान से समझिएगा, इसका जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन में है क्या? दिस लॉ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो है ये ओनली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड बताता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ? ये फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये मैग्नीट्यूड बताता है ईएमएफ का, बट डज नॉट गिव द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके जो पोलरिटी होते हैं मींस नेगेटिव, ये बताते नहीं कि क्यों होते हैं, बट डज नॉट गिव द पोलरिटी ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ का पोलरिटी नहीं बताता है कि क्यों ऐसा होता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ईएमएफ, इसका कोई डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बताता नहीं है। तो ये इसका लिमिटेशन है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, the polarity of induced EMF, the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it, that is हम कह सकते हैं that is E is equal to minus n d phi by dt,
ध्यान से समझिएगा, दिस इज कॉल्ड द लेंज लॉ। लेंज लॉ है क्या? लेंज लॉ ये कहता है कि जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी को ये अपोज करता है। जिससे ये प्रोड्यूस होता है मींस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the polarity of induced EMF is such that the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause, it opposes the cause which produces it। ये जिससे प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड द लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ? मींस कहेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause which it produces। जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है। इसी को हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन से सीखेंगे कि किस तरह से अपोज करता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे और इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे लेंज लॉ का। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लेंज लॉ। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। इधर के डायरेक्शन जो है ये किसी क्वाइल की तरफ इसका मूव है, किसी क्वाइल की तरफ इसका मूव है। और इसको हम इसका फिगर बना दिए। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। इसमें क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये लूप का लेंगे इसको लूप। अब इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन में करते क्या है? लिखेंगे व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, when north pole of the bar magnet, when north pole of the bar magnet is brought towards a क्लोज लूप। जैसे इस बार मैग्नेट को हम इस क्लोज लूप के पास हम ब्राउ करते हैं, मीन्स लाते हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज प्रोड्यूस्ड। काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज प्रोड्यूस्ड। counter clockwise current is ध्यान से समझिएगा।
जैसी एज पर राइट हैंड स्क्रू, एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल, जो राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो करता है, मीन्स जैसे हम किसी बार मैग्नेट को हम क्लोज लूप के पास ले आते हैं, किसी भी बार मैग्नेट को क्या करते हैं, किसी क्लोज लूप के पास ले आते हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो क्लॉकवाइज होने लगता है। किसके वाइज होता है? क्लॉकवाइज होता है, अकॉर्डिंग टू द एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल। जिस तरह से स्क्रू का राइट हैंड रूल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड, this induced current is produced magnetic field in a direction which in a direction which opposes in the loop, opposes in the loop, opposes in the loop। हम कह सकते हैं opposes in the loop, opposes in the motion of the bar magnet कर देते हैं, opposes in the motion of the bar magnet। ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। दैट इज नियरर फेस ऑफ द लूप सोन बिहेव्स नॉर्थ पोल। अब जो पोल का होता है, मीन्स जो बार मैग्नेट का होता है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, ब्राउट नियर टू द क्लोज लूप, इसमें क्लॉकवाइज जो होता है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें इंड्यूस्ड करंट जैसे ही प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू द हम कह सकते हैं विच द डायरेक्शन अपोजिट इन द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये आपका देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन जो है क्लोज लूप की तरफ है और इसका डायरेक्शन इसके अपोज कर रहा है, तो इसके जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर के इसको अपोज करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल होता है। तो ये क्लोज लूप भी एज अ बिहेव करता है नॉर्थ पोल। क्या करता है? एज अ बिहेव करता है नॉर्थ पोल। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ द लेंज लॉ है, इसको आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जल्दी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले चुके होंगे। अब इसी को क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। हम सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन में हम लोग करते क्या है, बार मैग्नेट के डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, बार मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। मीन्स अब इसको हम इस क्लोज लूप से, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन का। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, ये इस बार मैग्नेट के डायरेक्शन को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और इस जैसे चेंज करके इस बार मैग्नेट को यहां से हम दूर ले जाते हैं, टेक अवे फ्रॉम द लूप की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्शन जो होता है लूप का, इसका भी चेंज हो जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं।
इस लूप को हम लोग ये लूप बना लेते हैं और इसके डायरेक्शन जो होता है इस तरह से हम डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और ये कर लेते हैं और इसमें इस तरह का डायरेक्शन हो जाता है, यानी कि ये इसका डायरेक्शन जो होगा ये आपका क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाता है और ये लूप है। तो हम क्या करते हैं इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, when north pole of a bar magnet away from the loop, away from the loop, away from the loop, the nearer face of the loop, the nearer face of the loop, the nearer face of the loop behaves as south poles, behaves as a साउथ पोल। ध्यान से समझिएगा, जैसे इस बार मैग्नेट को हम इसको इस क्लोज लूप से अवे ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लूप का जो है मैग्नेटिक पावर ये साउथ पोल बन जाता है। आप देख सकते हैं ये साउथ का डायरेक्शन बन जाता है। ये इस नॉर्थ पोल को, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, टेक अवे फ्रॉम द क्लोज लूप, देन क्लोज लूप इंडिकेट्स एंड रिप्रेजेंट द साउथ पोल। ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लिख सकते हैं क्लोक रूल ऑफ फिटिंग। एस इन द लूप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो एस है ये लूप के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जा रहा है। किस तरह का डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बन जा रहा है। तो हम करें क्या, इट कैन बी कंक्लूड दैट, इट कैन बी कंक्लूड दैट, it can be concluded that current due to induced EMF, current due to induced EMF, due to induced EMF produces magnetism, produces magnetism such that it opposes the cause, such that it opposes the cause, it opposes the cause opposes the cause, that is हम कह सकते हैं motion of the magnet, motion of the magnet of producing EMF, cause motion, that is करके हम लिखेंगे motion of the magnet, motion of the magnet of producing EMF, of producing EMF। ये ध्यान से समझिएगा, ये सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ द लेंज लॉ है। लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, हम इसको अवे फ्रॉम द लूप करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो लूप का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जा रहा है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ डायरेक्शन को शो करने लगता है। मीन्स हम कंक्लूड करते हैं दोनों एक्सप्रेशन से, मीन्स इट कैन बी कंक्लूड दैट
current due to induced EMF. Current due to induced EMF produces magnetism such that it opposes the cause of producing EMF. Means ये जो induced EMF है, ये जिससे प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करता है. मीन्स इट क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द प्रोडक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज विच इट प्रोड्यूसेज इट. मीन्स जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है. तो इस तरह से हम लोग का लेंज जो लॉ है उस लेंज लॉ को हम लोग एक्सप्रेशन कर चुके हैं. अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल दो ठो बनाएंगे. उस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा. तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे. अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल. इस वीडियो का जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े और लेंज लॉ पढ़े. अब क्या करेंगे, इस थ्योरी पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है. चलिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF. Find the magnitude of EMF induced in a coil of 200 tons. 200 tons and cross sectional area cross sectional area 0.2 meter square. When a magnetic field perpendicular to the plane of the coil, changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square at a uniform rate over a period. Of 0.05 second. If resistance of the coil is resistance of the coil is 160 ohm, find the current through the coil. Find current through the coil. ध्यान से समझिए, ये न्यूमेरिकल हम लिख चुके हैं
इसको करना क्या होता है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम पढ़ेंगे और आप भी इस न्यूमेरिकल को पढ़िए और बनाने की कोशिश करिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। हम लोग ईएमएफ पहले फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 200 टन and cross sectional area is 0.2 meter square when a magnetic field perpendicular to the plane of the coil changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square at a uniform rate over a period of 0.05 second, if resistance of the coil is 160 ohm, फाइंड करेंट थ्रू द कॉइल। इसमें दो क्वेश्चन कह रहा है, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक में करंट पूछ रहा है और एक में ईएमएफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस न्यूमेरिकल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है क्या, एम दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 दिया है। क्या दिया है, एम दिया है, एरिया दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है आपका ये 0.1 और 0.5 वेबर दिया है। मतलब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। बी इज इक्वल टू B1 कर लेते हैं, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है B2 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया है, T इज इक्वल टू DT 0.05 दिया है सेकेंड, और R दिया है आपका 160 ओम दिया है। ये हम लिख दिए। E पूछ रहा है वाट और I पूछ रहा है वाट। ये आप क्या करते हैं, E और I निकाल लेते हैं, E कर लेते हैं और इधर I कर लेते हैं। I इज इक्वल टू वाट। ये E पूछ रहा है और I पूछ रहा है, तो हम E और I को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फाई नहीं दिया है, फाई को निकालते हैं। फाई1 इज इक्वल टू B1 इंटू A करते हैं। B1 के जगह पर हम क्या करते हैं 0.1 और A के जगह पर हम 0.2 लिख लेते हैं। कैलकुलेशन करिएगा तो 0.02 वेबर हो जाएगा। इसी तरह से फाई2 का मान हम निकालेंगे B2A, और 0 पॉइंट आप देख रहे हैं B2 के जगह पर 5 करते हैं और इंटू 0.2, यानी कि 0 पॉइंट अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 5 गुना 10, ये वेबर कर लेते हैं। तो इस तरह से फाई1 और फाई2 का मान अगर हम निकाल दिए तो हम जानते हैं सिंस E इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ E इज इक्वल टू लिखेंगे n d फाई बाई dt करते हैं, या n हम d फाई के जगह पर फाई2 माइनस फाई1 और ये हम dt कर लेते हैं, या मॉड ऑफ E इज इक्वल टू n के जगह पर हम क्या करते हैं 200 यूज करते हैं। फाई2 के जगह पर हम 0.110 और माइनस फाई1 के जगह पर 0.02 और बाई dt के जगह पर हम यहाँ पर दिया है 0.05 लिख लेते हैं। इसको कैलकुलेशन आप करिए और बताइए कि आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आया है। आपको यहाँ पर हम करते हैं तो 200 और इंटू इसको घटाएंगे तो 0.08 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, और बाई अगर हम 0.05 से करते हैं तो मॉड ऑफ E इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पॉइंट कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और 8 का 32, यानी कि ये हो जाएगा 8 4 या 32, 302 वोल्ट। इस तरह से 302 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे अब, करेंट निकालेंगे। तो करेंट I इज इक्वल टू मॉड ऑफ E बाई
r करते हैं, मॉड ऑफ ई के जगह पे 320 और r के जगह पर हम 160 करते हैं और ये कट जाएगा 2 यानी कि 2 एम्पियर। इस तरह से आपका एम्पियर भी आ गया। क्या आ गया? ये आपका करंट भी निकल गया और ये आपका वोल्ट भी निकल गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बन जाता है बहुत ही आसानी से। इस न्यूमेरिकल का आप फोटो मीन से इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम एक और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो को बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले इसको हम मिटाएंगे, तो मिटाने से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने से पहले एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है न्यूमेरिकल दिए देखा जाता है क्या क्या वैल्यू दिया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि देखते हैं कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है जिससे कि घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को नोट करते हैं। ये एन दिया है 200 को लिख लिए थे, एरिया दिया है लिख लिए, V1 दिया है लिख लिए, V2 का वैल्यू दिया है लिख लिए और ये टाइम दिया है टाइम लिख लिए और R भी दिया है R को भी लिख लिए। पूछ रहा है E क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। I पूछ रहा है I क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंस E निकालने के लिए phi1 phi2 की जरूरत होता है, तो phi1 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं V1 into A करते हैं। क्या करते हैं V1 into A और V1 के जगह पर V1 का मान रखते हैं, A के जगह पर A का मान रखते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.02 वेबर होगा और phi2 के जगह पर हम phi2 का भी मान इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम phi1 का निकाले हैं। तो phi2 इज इक्वल टू V2 A करते हैं, V2 के जगह पर हम V2 का मान लिखते हैं 0.5 इंटू 0.2 और इज इक्वल टू 0.10 वेबर। इस तरह से phi1 phi2 का मान निकल गया। तो हम जानते हैं सिंस मॉड ऑफ E इज इक्वल टू n d phi बाई dt। यहाँ पे मॉड क्यों लिखवा लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं मॉड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा जब हमारा इसमें से phi2 का वैल्यू अगर हमारा माइनस में रहेगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड लगाते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। तो ये मॉड लगा दिए n d phi बाई dt कर दिए n और phi2 माइनस phi1 बाई dt कर सकते हैं d phi के जगह पर और इसका वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से मॉड ऑफ E इज इक्वल टू 320 वोल्ट हो जाएगा। और करंट पूछ रहा है करंट इक्वल टू क्या होगा, तो करंट I इज इक्वल टू जानते हैं मॉड ऑफ E बाई कैपिटल R। तो मॉड ऑफ E के जगह पर 320 करते हैं और बाई R के जगह पर हम 160 कर लेते हैं और आप इसको कटाइए तो कटाइएगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या सेकेंड न्यूमेरिकल, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके हैं तो सेकेंड न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल के बाद हम लोग क्या करेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं और सोलिनॉइड ऑफ 500 टन्स diameter 20 centimeter and resistance 2 ohm and resistance 2 ohm is rotated about its vertical diameter through pi radian।
in 1/4 second. When a horizontal field when a horizontal field of 3 into 10 to power minus 5 Tesla acts normal to the plane to its plane find the EMF induced and current therefore ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया है, ये हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको क्या करना है, बनाना है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम आपको बार बार कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से आप पढ़िए। अ सोलेनोइड है of 500 tons diameter 20 centimeter and resistance 2 ohm is rotated about its vertical diameter through pi radian in 1/4 second when a horizontal field of 3 into 10 to power minus 5 Tesla acts normal to its plane. Find the EMF induced and current. तो जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम नोट करते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया है कैपिटल N इज इक्वल टू 500 दिया है, फिर डायमीटर D दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हमें रेडियस करना हो तो D/2 करते हैं 20/2 और इंटू 10 to power -2 मीटर में कर लेते हैं, या इसको कटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10 into 10 to power -2 मीटर कर लेते हैं। फिर क्या दिया है, रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू 2 ओम दिया है, और ये θ1 जो है वो 0 डिग्री, θ2 जो है वो पाई दिया है, क्योंकि अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू पाई रेडियन। तो ये 0 डिग्री से पाई रेडियन घूम रहा है, और टाइम दिया है dt इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड दिया है। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, B आपका दिया है 3 into 10 to power -5 टेस्ला पूछ रहा है, EMF पूछ रहा है, और I पूछ रहा है करंट। तो इतना यदि आपको करने आ जाएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, तो समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सबसे पहले इस तरह से नोट करते हैं, और उसके बाद E निकालेंगे, उसके बाद I निकालते हैं। तो सिंस आप जानते हैं E इज इक्वल टू -n d∅/dt आप लोग पढ़े हुए हैं। हम इसके जगह पर -n और d∅ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं फाइनल -φ इनिशियल। इसको हम φ2 माइनस क्या कर सकते हैं, φ1 कर सकते हैं, और ये dt कर लेते हैं, या E इज इक्वल टू -n, और ये करते हैं φ2 के जगह पर हम कर सकते हैं B, और ये कर सकते हैं A cos θ2 माइनस BA cos θ1 करते हैं, बाई dt कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि BA cos θ2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के रूप में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को नोट करेंगे। अब इसमें से कॉमन जो है E इज इक्वल टू हम B
माइनस एन, बी ए कॉमन निकाल लेते हैं तो ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और बाई dt कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ध्यान से समझिए। E इज इक्वल टू माइनस एन की जगह पर माइनस 500 करते हैं, B के जगह पर हम 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कर लेते हैं, ये इंटू कर लेते हैं, और A के जगह पर एरिया होता है तो एरिया पाई हो गया, और R के जगह पर R का वैल्यू दिया है, ये रेडियस है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और cos थीटा 2 के जगह पर cos हम क्या करते हैं, पाई करते हैं, cos पाई माइनस cos 0 कर लेते हैं, और बाई यहाँ पे cos पाई, यहाँ पर आपको शायद दिखाई न दे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान से समझिए। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस 500 इंटू बी के जगह पर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 करते हैं, और A के जगह पर पाई R स्क्वायर कर लेते हैं, और cos थीटा 2 के जगह पर हम पाई और माइनस cos 0 कर लेते हैं, ये 0 है, और बाई dt के जगह पर 1/4 कर लेते हैं। तो ये सबका वैल्यू पुट कर दिए, R का वैल्यू पुट नहीं किए हम, R का वैल्यू जो है वो हम लास्ट में पुट करते हैं। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं पहले, उसके बाद हम इस पे हम नोट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके वीडियो, और आप इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, E इज इक्वल टू माइनस 500 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और पाई के जगह पर 3.14 रखते हैं, R के जगह पर हम R का वैल्यू अगर इसको करते हैं 10 टू पावर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप जानते हैं cos पाई का वैल्यू जो होता है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं पाई माइनस cos 0, तो ये दोनों का वैल्यू 1 होता है, ये आपका 1 होता है, ये -1 ये 2 हो जाएगा, और इस तरह से 1/4 कर लेते हैं। कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वोल्ट, 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वोल्ट आएगा। E के जगह पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वोल्ट होगा। और यदि आप I निकालना चाहते हैं तो सिंस I इज इक्वल टू, ये हम कर लेते हैं E बाई कैपिटल R, और E के जगह पर 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और बाई कैपिटल R के जगह पर 2 है, तो इसको हम कर सकते हैं 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ये एम्पियर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान होता है यदि आपको मालूम है कि क्या क्या वैल्यू दिया है और आप उसे नोट कर लेते हैं इस तरह से, तो आपको बनाने में आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।